हेलो वेलकम। ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा आज का टॉपिक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको मैग्नेट की एग्जांपल देता हूं। सपोज कि ये हमारे पास एक मैग्नेट है। जब हम इस मैग्नेट के आसपास कोई आयरन का पीस रख दें तो ये मैग्नेट उस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अगर हम ये आयरन का पीस इस मैग्नेट से थोड़ा सा फासले पर थोड़ा सा दूर रख दे तो ये उस आयरन के पीस को अट्रैक्ट नहीं करता। इट्स मीन के मैग्नेट के आसपास एक स्पेसिफिक रीजन है, एक खास इलाका है, और उस इलाके की रेंज में वो आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर लेता है। और उस रीजन से, उस इलाके की रेंज से जब मैग्नेट का पीस दूर हो तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। इसलिए इस आयरन के पीस को मैग्नेट ने अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर था। मैग्नेट के आसपास इस खास रीजन को, इस खास इलाके को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। और सिमिलरली हमारी अर्थ के आसपास भी एक खास इलाका है और उस खास इलाके में हमारी अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ये हमारी अर्थ है और ये वाला इसका खास इलाका है। ये अर्थ के आसपास एक खास किस्म की एक स्पेस है और इस स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं। और इस स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, इस स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ खींच लेती है, उस पर अपनी फोर्स लगाती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट की फोर्स या एफ वाली फोर्स कहते हैं। ठीक है। और फोर्स जमीन जो है उस चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। बशर्त यह है कि ये अगर ऑब्जेक्ट जो है इस अर्थ के इस खास इलाके की रेंज में आए। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है इस स्पेस से, अर्थ के इस खास इलाके से बाहर हो तो अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि ये इसके खास इलाके से बाहर है। तो अर्थ के आसपास इस खास स्पेसिफिक रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम देते हैं, जिसमें ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उन पर अपनी फोर्स लगाती है। तो डेफिनेशन ऊपर लिखिए कि स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच its gravitational force acts on a body is called gravitational field। जमीन के आसपास वो खास इलाका जहां ये चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जब भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन करते हैं तो वर्क डन जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता। हम जिस भी पाथ से वर्क करें वर्क की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहती है, वर्क की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से अर्थ को जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि अर्थ जो है एक कंजर्वेटिव फील्ड है या एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। अब हम इस बात को कैलकुलेशन के जरिए प्रूफ करने जा रहे हैं कि अर्थ जो है एक कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इस डायग्राम के हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। अब हमने करना क्या है, इस डायग्राम में ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए पर ये कोई एक पर्सन है, इस पर्सन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है। अब पर्सन के पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए इसके पास तीन रास्ते हैं। पहले ये ए से डी तक, फिर डी से बी तक, यानी ए डी बी पाथ के जरिए भी ये पोजीशन बी पे पहुंच सकता है। और इसके बाद दूसरा रास्ता ये है कि ये पर्सन ए सी बी पाथ के जरिए भी ये पोजीशन बी पे पहुंच सकता है। और इसके पास तीसरा जो रास्ता है वो डायरेक्ट ए से बी तक इस कर्व्ड पाथ के अलोंग भी ये पोजीशन बी पे पहुंच सकता है। अब हमने करना क्या है, हमने इस हर पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करना है। हमने हर पाथ का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पाथ है ए डी बी, ये इस पर्सन का पहला पाथ है पोजीशन बी तक जाने का, पहला रास्ता है। इस रास्ते के जरिए ये बंदा जो है इस पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका वर्क फाइंड आउट करना है। तो इधर मैंने लिखा वर्क डन अलोंग पाथ 1 ए डी बी
ADB। तो वर्क डन ADB पाथ जो है, पहले जो ये पर्सन है A से D तक जाएगा, फिर D से B तक। तो इधर मैंने पहले वर्क लिखा कि वर्क AD प्लस वर्क DB। पहले हम इसका वर्क फाइंड आउट करेंगे कि पर्सन ने A से B तक कितना वर्क किया, फिर उस वर्क में हम D से B वाला वर्क जो बॉडी ने D से B तक जाने के लिए किया, वो वर्क जो है उसमें ऐड कर देंगे। तो वर्क हमारे पास बना AD प्लस वर्क DB। वर्क का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, FD cos थीटा, FD cos थीटा। तो वर्क का फार्मूला मैंने लिखा FD cos थीटा प्लस FD cos थीटा। अब देखें, जब ये पर्सन इस पॉइंट से जा रहा होगा तो इस पर्सन पर वेट की फोर्स एक्ट कर रही है, इस बॉडी पर वेट की फोर्स एक्ट कर रही है, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स द सेंटर है, जमीन के सेंटर की तरफ है। इस पर वेट लग रहा है, ये वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और ये बॉडी जो है A से D तक जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट D कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स डाउनवर्ड है। सेम इस तरह से है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स डाउनवर्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो थीटा एंगल जो बनता है वो जो है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए इधर cos 90 डिग्री लिखा। फोर्स की जगह हमने mg, डिस्प्लेसमेंट A से D तक AD लिख दिया उसको, डिस्प्लेसमेंट की जगह AD। और cos 90 क्यों लिखा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस तरह है, इनके दरमियान एंगल 90 बनता था, तो cos 90 लिखा। और प्लस इधर फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट, अब बॉडी जो है D से B तक जाएगा ना, तो D से B तक जो हाइट है वो h है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट h लिखी। और cos 180 क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड है और फोर्स जो है डाउनवर्ड है, फोर्स यूं है, ठीक है, mg फोर्स जो है डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एंगल उनमें cos 180 का एंगल बनता है, तो इधर मैंने cos 180 लिखा। अब आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो इधर मैंने 0 की वैल्यू पुट की। और इस तरह cos 180 जो होता है उसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है, और -1 लिखा उसकी जगह। अब ये 0 जो है ना, MGAD ये वाला फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और MGH ये -1 से मल्टीप्लाई होकर -MGH बन जाएगा। तो हमने पहला वर्क डन फाइंड आउट कर ही लिया कि वर्क डन ADB पाथ जो है वो -MGH के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम दूसरे पाथ का वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। हमारा दूसरा पाथ क्या है भाई, ACB। पहले हम A से C तक जाएंगे, फिर C से B तक, ये हमारा दूसरा पाथ है ACB। तो वर्क अलोंग पाथ टू ACB, और वर्क ACB को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहले हम A से C तक, फिर C से B तक। तो पहले हम वर्क जो है A से C तक करेंगे, फिर हम वर्क जो है C से B तक, C से B तक फिर हम वर्क करेंगे। अब वर्क का फार्मूला लिखा FD cos थीटा प्लस FD cos थीटा। अब फोर्स तो आप जानते हो, फोर्स डाउनवर्ड है, पहले इसकी बात, फोर्स की जगह mg और हाइट की जगह h। इस केस में देखिए भाई, फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है अपवर्ड है, और ये वाली हाइट जो है D से B तक जो हाइट है वो भी h है, और इस तरह A से C तक जो हाइट है वो भी h है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने इधर h लिखा। और cos 180 क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो एंगल जो है वो 180 बनता है, तो इधर 180 पुट किया। और इस केस में देखें भाई, FD cos थीटा जब हम वर्क कर रहे हो ACB, FD cos थीटा, फोर्स की जगह mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह CB। देखें भाई, अब बात करते हैं जब हम C से B तक जाएंगे, तो C से B तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो D भी लिख सकते हैं, वैसे CB भी लिख सकते हैं। अब देखें भाई, फोर्स डाउनवर्ड है इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 बनता है, तो इसलिए इधर cos 90 डिग्री पुट किया। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो ये MGH और cos 180 जो है -1 के इक्वल है, तो cos 180 की जगह -1,
और mg फोर्स डिस्प्लेसमेंट और cos 90 जो है वो 0 होता है। जब ये 0 से ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। अब हमारे पास जो mgh है ये -1 से मल्टीप्लाई होकर -mgh बन जाएगा। तो हमने दूसरे पाथ का भी वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। वर्क हमने ACB पाथ का वर्क फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू -mgh आई। ACB पाथ का वर्क भी -mgh के इक्वल। ADB पहले पाथ का वर्क डन भी -mgh के इक्वल। अब हमारे पास तीसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता हमारे पास डायरेक्ट रास्ता ये बचा है कि ये जो पर्सन है ए से बी तक डायरेक्ट चला जाए इस कर्ड पाथ के अलावा। अब हम इस कर्ड पाथ का वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कर्ड पाथ को जो है ना छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम इस कर्ड पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। कुछ जो हमारे स्टेप्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे और कुछ वर्टिकल होंगे। इस पूरे पाथ को हम कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। पूरे पाथ को हम स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन अलग से फाइंड करेंगे और इस तरह हॉरिजॉन्टल का सेपरेटली अलग से फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन को आपस में प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो भी -mgh के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है हम कर्ड पाथ के अलोंग जो है वर्क डन करने जा रहे हैं। अब हम जो है वर्क डन करने जा रहे हैं कर्ड पाथ के जरिए। वर्क अलोंग कर्ड पाथ, ये वाला कर्ड पाथ जो कि हमारा तीसरा पाथ है, थर्ड पाथ है, यानी ए से बी तक डायरेक्ट हम जा रहे हैं। तो ए से बी तक हम वर्क डन कर रहे हैं, ए बी डायरेक्ट। तो अब हमने इस जो पूरे जो हमारा ये पाथ था इसको हमने कुछ वर्टिकल स्टेप्स में और कुछ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो हम जो है पहले हमने वर्टिकल स्टेप जो पहले हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उनका वर्क डन फाइंड आउट करते हैं और उनका वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद हम फिर वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। ये वाले वर्टिकल इनका फाइंड आउट करने के बाद इस वर्टिकल स्टेप वाले वर्क डन में ये हॉरिजॉन्टल वाले स्टेप वाला वर्क डन ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखें भाई, ये जितने भी पहले हम जो है हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क डन जो है फाइंड करते हैं। अब देखें भाई, ये जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स, ये वाला स्टेप एंड सो ऑन एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, इनमें देखें भाई फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है mg और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है। एंगल जो है 90, इधर भी देखें फोर्स डाउनवर्ड, एंगल जो है वो 90, इधर भी एंगल 90। और आप जानते हैं कि cos 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो इट्स मीन कि हमारे जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होंगे उनमें वर्क डन जो है वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ऑल हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, then the angle becomes 90 degree between the force and displacement, and so on. The work is 0, and we know that cos 90 degree is equal to 0. So work done along all horizontal step is considered 0. तो जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उनमें वर्क डन जो है हमारा 0 होगा। अब बात करते हैं हम वर्टिकल स्टेप्स की। अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्टेप्स की। वर्टिकल स्टेप्स में हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब देखें भाई, ये हमारा वर्टिकल स्टेप्स है, ये वाला वर्टिकल स्टेप्स है, ये वाला वर्टिकल स्टेप्स है, ये वाला भी वर्टिकल स्टेप्स है। अब इस वर्टिकल स्टेप्स की जो हाइट है उसे हम डेल्टा y1, इसको डेल्टा y2, इसको डेल्टा y3 एंड सो ऑन, इसको डेल्टा yn का नाम दे देते हैं। अब देखें, हाइट डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड,
फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड, ये mg, ये वाला भी mg। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो एंगल 180 बना। ठीक है, फोर्स का फार्मूला लिखा देते हैं, इधर हम वर्क का फार्मूला लिखते हैं भाई, FD1 cos थीटा प्लस FD2 cos थीटा एंड सो ऑन FDn cos थीटा। फोर्स को हम जानते हैं कि फोर्स कौन सी है हमारे पास, mg वाली फोर्स, mg। ठीक है भाई, mg की फोर्स है, इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूं ऊपर से, प्लस FV2 cos थीटा एंड सो ऑन FDn cos थीटा। फोर्स हम जानते हैं कि mg है, डिस्प्लेसमेंट हमने इसको कंसीडर किया है डेल्टा y1, और cos थीटा, थीटा की जगह हम 180, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल, तो एंगल जो है 180 बनता है, 180 डिग्री, प्लस फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह डेल्टा y1, क्योंकि दूसरा हमारा जो स्टेप है डेल्टा y2, और cos की थीटा की जगह हम 180, एंड सो ऑन। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इस फोर्स की जगह mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या लिखेंगे भी, डेल्टा yn, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा n है, और थीटा, cos थीटा की जगह हम 180 डिग्री पुट कर देते हैं। अब जानते हैं कि cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री जो है -1 के इक्वल है, तो ये पूरा -1 से इसको मल्टीप्लाई करते हुए हम इसको डायरेक्ट इधर लिख देते हैं कि हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि वर्क हमारा हो रहा था वर्टिकल स्टेप्स में, तो ये cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, इसको -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस mg डेल्टा yn, सॉरी mg डेल्टा y1 माइनस mg डेल्टा y2 एंड सो ऑन माइनस mg डेल्टा yn। अब माइनस mg डेल्टा y2 माइनस mg डेल्टा yn, माइनस mg को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस mg कॉमन, तो हमारे पास डेल्टा y1 माइनस प्लस डेल्टा y2 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा yn। अब देखें भाई, ये डेल्टा yn, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड सो ऑन डेल्टा yn, इस पूरे अगर हम हाइट को प्लस करें तो ये हाइट h के इक्वल आ जाती है, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा yn। इसको हम पूरी हाइट की जगह हम जो है ना, इसको हम h हाइट लिख देते हैं, h कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरी हाइट जो है हमारी h है। तो माइनस mg जब h से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mgh बन जाएगा, और ये हमारा वर्टिकल स्टेप्स का वर्क डन है। अब पहले इस इक्वेशन में इस वर्टिकल वर्क जो हमने वर्क डन किया वर्टिकल स्टेप्स में, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ वो वाली इक्वेशन, हमारी पहली इक्वेशन, हमारा टोटल वर्क डन जो हमने कर्ड पाथ ए बी में किया, तो उसमें पहले हम वर्क डन किया हमने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में, फिर हमने वर्क डन किया वर्टिकल स्टेप्स में। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का वर्क डन हमें पता है कि हमारे पास 0 आया जितने भी थे, और वर्टिकल स्टेप्स का हमारे पास वर्क डन जो है वो माइनस mgh आया, उसकी वैल्यू माइनस mgh। तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हमारे पास mgh वर्क डन आ गया A to B डायरेक्ट पाथ का। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब देखें, ये हमारी इक्वेशन 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और ये वाली हमारी इक्वेशन 2 है। हमने पहले पाथ A D B, पहले पाथ का वर्क डन A D B पाथ का वर्क डन भी माइनस mgh, दूसरा पाथ A C B ACB पाथ, दूसरे पाथ का वर्क डन भी माइनस mgh, और तीसरा पाथ A to B डायरेक्ट गए, कर्ड पाथ के अलॉन्ग वर्क डन किया,
तो उसकी वैल्यू भी -mgh। इट्स मीन के वर्क डन जो है वो कांस्टेंट है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमने ये वाला पाथ भी चूज किया, ये वाला पाथ से हम इस पॉइंट पे गए, इस पाथ के लॉन्ग भी वर्क डन किया, इस पाथ के लॉन्ग भी वर्क डन किया, ये कर्ड पाथ के लॉन्ग भी वर्क डन किया, लेकिन वर्क डन की वैल्यू -mgh ही रही। इट्स मीन के वर्क डन जो है कांस्टेंट है, और दैट इज व्हाई द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। इसीलिए तो ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अलोंग ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वर्क की वैल्यू सेम रहती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। खुदा हाफिज।